नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 22 मई 2023 के दैनिक करंट अफेयर्स में। दोस्तों हम यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कि आपने अभी जस्ट देखा ही होगा बहुत से लोगों ने कि हमने एमपीपीएससी जो 21 मई को एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पर हमने लाइव जो है सारे क्वेश्चन का एनालाइज किया है भाई प्रदीप सर। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न मित्रों रहे हैं जो कि डायरेक्ट हमारे कोचिंग क्लासेस के जो ऑफलाइन बैचेस है उनके नोट्स से डायरेक्ट आए हैं और विथ प्रूफ के हमने यहाँ पर आपको दिखाने की उसको जो है कोशिश की है। तो उसको जरूर एनालाइज को देखिएगा और उसके आधार पर फिर आप डिसीजन करिएगा कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करना है, ऑफलाइन तैयारी करना है या ऑनलाइन तैयारी करना है, किस तरह से किस माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और देखिए हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो तैयारी है, तैयारी किसी भी तरह से की जाए लेकिन ईमानदारी से जो है चीजों को पढ़ा जाए तो वो ज्यादा लंबे समय तक आप लोगों के लिए कारगर रहेगी और बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो है। हाँ देखिए, करंट अफेयर से लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 4 या 5 प्रश्न डायरेक्टली करंट अफेयर से ही आए थे और जो लोग डेली करंट अफेयर को फॉलो करते हैं उन लोगों से उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं गई होंगी। अच्छा, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? कौन से दिन में अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर है हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। अब हम आइए देखते हैं इसके बारे में, आखिर ये मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है, शुरुआत इसकी कब से हुई थी, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल हम देखते हैं। देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस जो है दोस्तों, ये आपका इसका प्रारंभ हुआ था 2018 से। 2018 से इसको मनाना चालू किया। आखिर जो मधुमक्खियां हैं दोस्तों बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही, इन दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, है ना। 2018 से दोस्तों इसी को समर्पित एक दिवस मनाया गया जिसको कहते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों इस बार की थीम क्या है, 2023 में जो यह दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या है? थीम है, आपको थीम जरूर याद रखना है, बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर, बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये क्या है, इसकी थीम है 2023 के लिए, थीम आपको जरूर याद रखना है। और 20 मई को अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाए। अच्छा देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन ये क्या कहलाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में, है ना। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो मधुमक्खी है दोस्तों, देखिए आपने यहाँ पर पर्यावरण में या फिर बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे फाइलम बनाए गए हैं, संघ बनाए गए हैं, उनमें से एक संघ होता है दोस्तों अर्थोपोडा संघ, है ना। तो अर्थोपोडा जो संघ है दोस्तों, इसी संघ का जीव है आपका क्या, मधुमक्खी। तो यह भी आपको याद रखना है, अर्थोपोडा संघ का एक जीव है मधुमक्खी। क्लियर। अब चलिए इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। हाँ, यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों इसलिए क्योंकि एंटोना जानसा के जन्म के उपलक्ष्य में यह दिवस 20 मई को मनाया जाता है। एंटोना जानसा जो है दोस्तों, ये आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक कहे जाते हैं, आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक हैं। इस चीज को बहुत ही आधुनिकता के साथ में इन्होंने प्रमोट किया, एंटोना जानसा, और इसीलिए दोस्तों इनका जन्म जो 20 मई को हुआ था, तो 20 मई को ही इनके जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी व परागकण की भूमिका को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, इनकी जो भूमिका है उनके बारे में यह दिवस हमें बताता है। क्लियर। क्योंकि दोस्तों जो परागण होते हैं, ये परागण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो परागण है क्योंकि एक कोई परागण होता है मधुमक्खी के माध्यम से दोस्तों एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है। इस तरह से हमारी जो फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है, जो फूल वाली फसलें हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो एनवायरनमेंट की बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत अच्छी बनी रहती है, इसलिए दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्लियर। अच्छा, परागण देखें दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देता है, जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया है, जो परागण है वो जैव विविधता के संरक्षण में अहम योगदान निभाते हैं। क्लियर। अच्छा, अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी हर महाद्वीप में लगभग 20,000 से अधिक प्रजातियां मधुमक्खी की पाई जाती हैं। 20,000 से अधिक प्रजातियां, ये मधुमक्खियां कहां नहीं पाई जाती हैं, केवल अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती हैं, यह बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा दुनिया में अगर देखें तो 20,000 से अधिक प्रजातियां मधुमक्खी की पाई जाती हैं।
क्लियर। ये अच्छा, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है भाई? आपने अभी बताया कि मधुमक्खी पालन के बारे में हमने जस्ट अभी आपको बताया है, ये क्या कहलाता है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। और रेशम कीट पालन ये अदर फैक्ट है, इसको याद रखना है, सेरीकल्चर कहलाता है मित्रों, सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और इसके अलावा फलों का अध्ययन यदि आपसे पूछा जाए तो पोमोलॉजी आपका फलों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? पोमोलॉजी आपका फलों का अध्ययन कहलाता है। क्लियर। अच्छा चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अपना सेकंड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों G7 के बारे में यहां पर हमें बात करनी है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 का जो समिट हुआ है वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जापान में आयोजित हुआ। तो इसके बारे में बहुत ही हम डिटेल के साथ में जानकारी देने वाले हैं। चलिए, हाल ही में G7 देशों का सम्मेलन 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? G7 देशों का सम्मेलन 2023 में कहां पर आयोजित किया गया, यह आपको बताना है। देखिए, इसका आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में जापान में किया गया। और जापान में एक स्थान है हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया G7 का। क्लियर। और 2023 का यह समिट है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर गए। और इसके अलावा विभिन्न देशों के साथ में विभिन्न मुद्दों से संबंधित यहाँ पर वार्ताएं आयोजित की गई। क्लियर। देखिए, G7 देशों का जो सम्मेलन है दोस्तों 2023 में, यह 19 से 21 मई के बीच में यहाँ पर जो है तो चला। 19, 20, 21 3 दिनों का यह एक सम्मेलन था दोस्तों। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, G7 की देखी जाए अगर स्थापना के बारे में, तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1975 में हो गई थी। और 1975 में अगर हम देश की संख्या देखें तो कनाडा इसमें शामिल था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये आपके क्या हैं? G7 में शामिल देशों के नाम हैं। G7 में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर देखिए दोस्तों 7 देश हैं, 7 देश हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? G7। क्लियर। G7 इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहां पर कितने देश हैं दोस्तों? 7 देश हैं, इसलिए इसको G7 कहा जाता है। अच्छा, दुनिया की जीडीपी का लगभग 98% हिस्सा रखने वाले ये 7 देश कहलाते हैं दोस्तों। और 58% हिस्सा रखने वाले ये 7 देश हैं। और इसीलिए दोस्तों G7 का जो है महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 58% जो है इकोनॉमी वाले देश हैं। यहाँ पर इतनी परसेंट की इकोनॉमी वाले देश G7 में ही शामिल हैं। तो ऑब्वियसली है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल एक संगठन है। क्लियर। अच्छा, 1997 में दोस्तों रूस को शामिल किया गया था। 1997 में रूस को इसमें शामिल किया गया था। जब रूस इसमें 1997 में शामिल कर दिया गया तो यह G8 बन गया था। लेकिन दोस्तों 2014 में रूस को हटा दिया गया। और 2014 में रूस को आखिर क्यों हटाया गया था? उसका रीजन है क्रीमिया विवाद। क्लियर। जो काला सागर के आसपास एक स्थान है क्रीमिया, वहां पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया। और क्रीमिया विवाद के तहत ही रूस को जो है G7 से हटा दिया गया, G8 से। तो यहां पर फिर से यह क्या बन गया? G7 ही बन गया। और वर्तमान में यह G7 की अवस्था में है। याद रखना, क्रीमिया विवाद के कारण जो है आपका रसिया है, इसको 2014 में हटा दिया गया था। 1997 में 1997 में इसको शामिल किया गया, तो यह G8 कहलाने लगा था। लेकिन अभी हाल ही में देखें तो यह G7 ही है, जिसकी हाल ही में बैठक कहां पर हुई है? जापान के हिरोशिमा में हुई है। देखिए दोस्तों, यह एक स्थान है हिरोशिमा। अब हिरोशिमा के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी यहां पर होनी चाहिए, जो कि हम देने वाले हैं आपको। देखिए, अन्य तथ्य में इसको हमने रख दिया यहां पर। देखिए, भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए, ये जस्ट हमने आपको समझाते हुए बता दिया है। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा के बारे में, स्वास्थ्य की यहां पर बात की, इस समिट में शामिल हुए। तो जितने भी G7 कंट्री है उनके बीच में खाद्य सुरक्षा के बारे में इन्होंने बात की। इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य दे सके लोगों को, अपनी जनता को, तो इसकी भी बात यहाँ पर ये मुद्दे सारे उठाए। क्लियर। 1974 से दोस्तों अभी तक पहली बार हिरोशिमा जाने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये पहली बार दोस्तों क्या है? ये हिरोशिमा की यात्रा पर गए हैं 1974 से बाद। क्लियर। तो यह आपको याद रखना है। देखिए, हिरोशिमा जो है दोस्तों, हिरोशिमा में जापान में एक स्थान है। और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा मित्रों 1945 में यहाँ पर बम गिराया गया। एक्चुअल में देखा जाए तो जापान में 2 बमों को गिराया गया अमेरिका के द्वारा।
और इन्हीं बमों के गिरने के बाद जो है आपका विश्व युद्ध इसके बाद से समाप्त हो गया था, जब जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो देखिए हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया गया, परमाणु बम, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा दोस्तों यहां पर तबाही हुई थी। और इस बम का नाम क्या था दोस्तों? लिटिल बॉय। इस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और दोस्तों यह यूरेनियम से बनाया गया था, यूरेनियम से बनाया गया था, यूरेनियम का इसमें इस्तेमाल किया गया था। लिटिल बॉय इस बम का नाम था। 1945 में 6 अगस्त के दिन यहां पर पहला बम गिरा। दूसरा बम दोस्तों एक स्थान और है, नागासाकी। नागासाकी में दूसरा बम 9 अगस्त को जस्ट 3 दिन बाद यहां पर मित्रों दूसरा बम गिराया गया 1945 में ही, और इसका नाम था दोस्तों फाइटमैन। और फाइटमैन नाम से यह बम गिरा। इसका ये जो बना था ये प्लूटोनियम से बना था, प्लूटोनियम से यह बना था, यह बात भी आपको याद रखनी है। तो यहां पर 2 लगातार बम गिराए गए। इसके बाद दोस्तों जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, और यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद जो उभरती हुई शक्ति है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अमेरिका निकल करके आया। इससे पहले दोस्तों अमेरिका की इतनी खासी अच्छी इज्जत नहीं हुआ करती थी। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखें, सेकेंड वर्ल्ड वार में देखें, तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, ये आपके बहुत ही पावरफुल कंट्री हुआ करते थे। अमेरिका का कोई इतना ज्यादा नामो निशान नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, यहां पर इसने पहले नंबर पर परमाणु बम बना लिया, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। चलिए अगले प्रश्न के बारे में अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया गया? देखिए तीरंदाजी का एक वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, अभी जस्ट हाल ही में, और इसका आयोजन दोस्तों जो है चीन में किया गया। संघाई एक स्थान है चीन में, यहां पर इसका मित्रों आयोजन हाल ही में किया गया। क्लियर? तो यह बात याद रखनी है, ये आपसे 2023 में होने वाले किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो यह आपको नहीं भूलना है। इसका आयोजन हाल ही में संघाई में किया गया। देखिए दोस्तों तीरंदाजी वर्ल्ड स्टेज का दूसरे नंबर का यहां पर आयोजन हुआ है, ये बात याद रहे। नीदरलैंड को दोस्तों हरा करके प्रथमेश जावरकर जो भारत के हैं दोस्तों, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा करके दोस्तों? नीदरलैंड कंट्री जो है, इसके खिलाड़ियों को हरा करके प्रथमेश जावरकर ने, भारतीय हैं, इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ये बात याद रखना। भारत ने यहां पर मित्रों टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक। अच्छा, कांस्य पदक किसने जीता है मित्रों? तो कांस्य पदक जीतने वाली जो है महिला ग्रुप में ये अवनीत कौर है दोस्तों। कांस्य पदक जीता है इन्होंने, अवनीत कौर। और इसके अलावा देखें दोस्तों तो सुरेश बेनम और ओजस प्रवीण, क्या नाम है मित्रों? सुरेश बेनम और ओजस प्रवीण, ये दोनों हैं, इन्होंने मिश्रित टीम का खिताब जीता है, और यहां पर दोस्तों 2 गोल्ड लेकर के ये आए हैं। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रहेगी। अच्छा, इन्होंने तीरंदाजी वर्ल्ड स्टेज फर्स्ट में भी जीत हासिल की थी। ये जो दोनों हैं आपके सुरेश बेनम और ओजस प्रवीण, इन्होंने तीरंदाजी का जो वर्ल्ड कप हुआ उसकी स्टेज 1, क्योंकि ये अभी दूसरा स्टेज हुआ है, स्टेज 1 में भी जीत हासिल की थी, जिसका आयोजन कहां पर? अंताल्या में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। जो पहले नंबर का स्टेज था, इससे पहले जो हुआ था वो अंताल्या में हुआ था, पहला स्टेज था, वहां पर भी सुरेश बेनम और ओजस प्रवीण इन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। ये आपको याद रखना है। चलिए हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से लिया गया है। मध्य प्रदेश में कहां पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है? सशस्त्र सीमा बल का नया प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में बनाया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सशस्त्र सीमा बल का नया प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बना है? ग्वालियर में बना है। अच्छा, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट रखे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, और इसी तरह के ही हैं। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में सामने आते हैं। देखिए, लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र जो है वो मित्रों आपका ग्वालियर में है। थल सेना प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? थल सेना प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महू में है, पचमढ़ी में। क्लियर? ये आपको याद रहना है। बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? टेकनपुर में है, टेकनपुर में है, याद कर लेना। आईटीबीपी का मुख्यालय जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका शिवपुरी में है। श्वान प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जो डॉग है उनको प्रशिक्षण देने का केंद्र भोपाल भदभदा में है, ये आपको याद करना है। आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपका भोपाल में है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ये आपका सागर में है, और आपदा प्रबंधन केंद्र कहां पर है मित्रों? ये आपका भोपाल में है। क्लियर? तो ये सारे जो आपके प्रशिक्षण केंद्र हैं इनको याद करना है। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 5वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों के नियंत्रण के लिए, देखिए दोस्तों किस तरह के रोगों का नियंत्रण करने की बात हो रही है, जूनोटिक रोग। आखिर ये जूनोटिक रोग है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए जूनोटिक रोग जो है दोस्तों, ये ऐसे रोग कहलाते हैं जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, जूनोटिक रोग कहा जाता है, जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले रोग हैं। क्लियर। तो जूनोटिक रोगों के नियंत्रण के लिए भारत ने हाल ही में $82 मिलियन का ऋण किससे लिया है, ये बताना है आपको। भारत ने ऐसे रोगों के निदान के लिए जो है $82 मिलियन का ऋण लिया है दोस्तों वर्ल्ड बैंक से। ये बात आपको याद कर लेना अच्छी तरह से, वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है दोस्तों भारत ने, और ऐसे रोगों का नियंत्रण होगा इस पैसे से जो कि जूनोटिक रोग कहलाते हैं, जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। अच्छा, ये ऋण की वापसी जो है दोस्तों 11.5 यानी कि 11.5 वर्षों में इसकी वापसी की जाएगी दोस्तों। 11 साल बाद इसको वापस किया जाएगा। ये हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है वर्ल्ड बैंक के साथ में कि उसने हमें ऋण दे दिया अब हम लौटाएंगे नहीं, काफी समय बाद इसको हम लौटाएंगे, इस पर हम इंटरेस्ट भी देंगे। ये बात आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य और पशुओं के बीच में बेहतर स्वास्थ्य, क्योंकि दोस्तों अगर पशु सुरक्षित रहेंगे तो मनुष्य सुरक्षित है, क्योंकि ये रोग ही ऐसे हैं जो कि पशुओं से मनुष्य में फैलते हैं। तो पशुओं को स्वास्थ्य करना है, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, और जो मनुष्य उसकी वजह से बीमार हैं तो वहां पर भी हमें क्या है, इन रोगों का निदान करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कई प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ेंगी स्वास्थ्य से संबंधित, तो इसके लिए बहुत खर्च आएगा, और इसके लिए हमने ऋण किससे लिया है, वर्ल्ड बैंक ने हमें ये ऋण दिया है। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में हम आपको यहाँ पर बता दें। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1944 में, और इसी सम्मेलन के तहत जो है तो वर्ल्ड बैंक की नींव रखी गई थी। और इसके साथ साथ में IMF भी बना था दोस्तों, IMF भी बना था। तो दो संस्थाएं 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF। क्लियर। इसका मुख्यालय कहां पर है वर्ल्ड बैंक का, वाशिंगटन DC में, इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसका एक नया नाम है दोस्तों वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यह आपका वर्ल्ड बैंक का नया नाम है, ये आपको याद कर लेना है। क्लियर। इसके अध्यक्ष कौन है मित्रों, अजय बंगा इसके नवीन नियुक्त अध्यक्ष हैं। अजय बंगा हाल ही में वहां के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने इनको नियुक्त कर दिया है अजय बंगा को, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, हाल ही में इससे संबंधित वर्ल्ड बैंक से संबंधित कुछ बातें हैं। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने, और इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 38वीं रैंक आई थी, ये आपको याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किए गए थे हाल ही में, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो बॉन्ड जारी किए गए थे वो आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए थे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। ये एक बात और याद रखना है, राइनो बॉन्ड भी इन्हें कहते हैं राइनो बॉन्ड, राइनो बॉन्ड ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही है, राइनो बॉन्ड इनको कहते हैं। काले गैंडों के संरक्षण के लिए था ये वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड। क्लियर। तो ये बात याद रखनी है। सिंधु जल समझौता आपको पता है 1960 में हुआ था। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है, जल से संबंधित विवाद है, नदी से संबंधित विवाद है, सिंधु जल समझौता है ना। सिंधु नदी की जो टोटल मिलाकर के 6 नदियां हैं, तो उत्तर की 3 नदियों का, पश्चिम की 3 नदियों की जल का प्रयोग, जल के 80% जल का प्रयोग जो है तो कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% जल का प्रयोग हम भारत के लोग करेंगे। और जो दक्षिण की 3 नदियां हैं, निचली 3 नदियां हैं, उनके 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। ये आपका सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, और इसमें किसकी मदद ली गई थी दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की मदद ली गई थी। तो यह बात भी आपको याद रखना है, सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मदद से किया गया था। दोस्तों यह आपका अंतिम प्रश्न था, 5वें नंबर का प्रश्न था दोस्तों। आपको ये सारे प्रश्न, जितना भी कंटेंट आपको दिया गया है, ये आपको अपनी कॉपी में एज इट इज नोट कर लेना है, और उसका दैनिक बेस पर आपको क्या करना है, उसका डेली बेस पर रिवीजन करना है। ये बात याद रखनी चाहिए। और दोस्तों अपनी तैयारी को इसी तरह से बनाए रखिए, लगातार आप रिवीजन करते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, चाहे वो आपकी ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर की ये क्लास हो, या कोई अन्य क्लास हो, अन्य अदर सब्जेक्ट की क्लास हो, सारे जो है ईमानदारी के साथ में है ना अपनी पढ़ाई को करते रहिए। एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे अगर आपने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, अगर ईमानदार हैं तो आप सक्सेस जरूर होंगे, ये गारंटी है। ये हमारी गारंटी नहीं है, ये एक नेचुरल गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे यदि आप ईमानदारी के साथ में लगे हैं।
तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।